सब साथ हैं, स्टार्ट करें, हम वेट करें? चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखें अब आपके पास जो है वो वंस अगेन हमने कहा कि भाई आप उसी तरह से स्टार्ट करें। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल refundable for tax period February 2017। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा, अब Jahangir Ali is registered under the Sales Tax Act 1990. JA runs multiple businesses. Following information has been extracted from the month of February 2017। ठीक है, टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, क्या करें इसका? हमने कहा भाई ये क्या है, ये जीरो रेटेड सप्लाईज है आपकी। फिर टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स और टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स। ठीक है, हमने कहा भाई आपके पास रजिस्टर्ड कस्टमर्स को कितना गया है और अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को कितना गया है। ठीक है, अच्छा जी, परचेजेस टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स 3 मिलियन। फिर इसके बाद एग्जाम गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, और आपके पास है टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर्स। ठीक है, अनरजिस्टर्ड है तो डेफिनेटली इसने भी सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया होगा। ठीक है, यहां तक सब साथ हैं। चलें आगे बढ़ते हैं, अब एडजस्टमेंट्स को भी देख लेते हैं। Taxable goods supplied to registered customers include goods amounting to rupees 300,000 supplied to an associated company at a special discount of 25%। मैंने आपसे कहा था ना कि एडजस्टमेंट्स रिपीट होंगी। ठीक है, तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो अब आपने जो है वो क्या किया है, एसोसिएटेड कंपनी को सप्लाई किया है। ठीक है, तो क्या करें इस केस के अंदर हम 300,000 डिवाइडेड बाय 0.75 माइनस 300,000, तो कितना बनता है आपके पास 1 लाख इंटू
17 सही. Taxable goods supplied to unregistered customers includes goods worth rupees 100,000 supplied to Salim Brothers. GA did not charge any sales tax from SB as it had submitted undertaking that it is a cottage industry and exempt from sales tax under 6th schedule of the Sales Tax Act 1990. क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? Taxable goods supplied to unregistered customers include goods worth rupees 100,000 supplied to Salim Brothers. ठीक है भाई, टैक्स क्यों नहीं लगेगा? 6 शेड्यूल में क्या बात लिखी हुई थी कि गुड्स सप्लाइड बाय कॉटेज इंडस्ट्री, ये नहीं लिखा था गुड्स सप्लाइड टू कॉटेज इंडस्ट्री. ठीक है, तो इसकी कंटेंशन जो है वो ये सही नहीं है. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कॉटेज के केस के अंदर taxable goods purchased from registered suppliers include goods worth rupees 320,000 purchased from Akram Limited who was blacklisted on 25th February 2017 due to issuance of flying invoices. तो हमने कहा ये blacklisted है, तो blacklisted का input क्या हो जाता है? डिसअलाउ हो जाता है. तो ये ऑलरेडी इंक्लूड हुआ हुआ है, तो आप इसे एक्सक्लूड कर देंगे. ठीक है, पहले और भी एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं. गुड्स परचेज फ्रॉम जेडी ट्रेडर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000. जेडी ट्रेडर्स डिड नॉट डिक्लेयर दिस अमाउंट इन इट्स रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2017. अगर उसने डिक्लेयर नहीं किया तो क्रैश में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, तो ये भी इनपुट अलाउ नहीं होगा. इस अमाउंट के ऊपर भी इनपुट अलाउ नहीं होगा. A new machine purchased for rupees 500,000 which was commissioned into operation during February 2017. Again हमने कहा भाई देखें, आपका जो टैक्सेबल परचेजेस के अंदर 5 लाख इंक्लूड है, तो आप यहाँ से क्या कर दोगे? आप यहाँ से एक्सक्लूड कर दोगे. क्यों? क्योंकि मशीनरी क्या होती है अलग से आप मेंशन करते हो. ऐसा ही है ना. और फिर ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 200,000 परचेज फॉर वेयर हाउस, ये ऑफिस इक्विपमेंट आपका इंक्लूडेड है, इसे आप क्या कर दोगे? एक्सक्लूड कर दोगे, क्योंकि इसके ऊपर आपको इनपुट जो है वो नहीं मिलता. ठीक है, डिसअलाउड है इनपुट. सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? ठीक है, अब जरा इसकी प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी से. कितना था भाई ब्लैक लिस्टेड का? 320. क्रेस्ट का कितनी अमाउंट है? 30,000. और मशीन फिर अलग से भी आएगी ना. भाई ब्लैक लिस्टेड गुड्स नहीं होते. ब्लैक लिस्टेड जो है वो बंदा होता है. इसके ऊपर पूरा सस्पेंशन एंड ब्लैक लिस्टिंग का टॉपिक है. उसमें अगर आप देखेंगे तो ब्लैक लिस्टेड पर्सन को इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता. एनीवेज, सर कॉटेज इंडस्ट्री की अमाउंट तो ऑलरेडी टोटल में इंक्लूडेड है. कहाँ इंक्लूडेड है टोटल में? ठीक है, एनीवेज
नहीं, देखें, समझें, सवाल समझें। गुड्स, टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स, देख लेते हैं, हो सकता है जो है वो हम डिफरेंट एक दफा पे रीड कर लेते हैं। टैक्सेबल गुड्स सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड गुड्स वर्थ रुपीज 100,000 सप्लाई टू सलीम ब्रदर्स। जे डिड नॉट चार्ज एनी सेल्स टैक्स फ्रॉम GA did not charge any sales tax from SB as it had submitted undertaking as it is a cottage industry and exempt from sales tax under 6 schedule। देखें, आप इसके अंदर बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है तो ऊपर से हमें एक्सक्लूड करना, ऊपर से एक्सक्लूड करेंगे। उसका रीजन ये है कि इसने यहाँ पे जब किया था तो इसके अंदर इसने सेल्स टैक्स चार्ज नहीं किया था। तो आप इसमें से क्या कर दें, आप इसमें से 1 लाख माइनस करके यहाँ पे 17 कर दें। अब सही है? ठीक है, क्योंकि क्योंकि उसने यहाँ पे जो है वो सेल्स टैक्स नहीं चार्ज किया था, कॉटेज अलग से हमने दिखा रहे हैं, तो इसलिए कॉटेज ऊपर से आप यहाँ इस तरह मेंशन कर दें, ऊपर से माइनस कर दें। एनीवेज, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। गुड्स प्लेज्ड विद बैंक वर सोल्ड बाय द बैंक इन एन ऑक्शन फॉर रुपीज 1 million। द नॉर्मल सेलिंग प्राइस ऑफ दीज गुड्स वाज रुपीज 1.2 million। क्या करें अब इस केस के अंदर? सिंपली हमने कहा, देखें ये क्या कह रहा है, ये आपका वहीं से इसने उठाया सप्लाई की डेफिनेशन, फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई। गुड्स प्लेज्ड विद द बैंक वर सोल्ड बाय द बैंक इन एन ऑक्शन फॉर रुपीज 1 million। नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? तो हमने कहा भाई गुड्स प्लेज्ड 1.2 million इंटू 17। ठीक है, और फिर आपके पास एक्सेस की बात कर रहा है। एनीवेज, अब जरा जल्दी जल्दी मुझे कंप्यूटेशन बताएं, कितनी अमाउंट आ रही है? यहाँ कितनी आ रही है 3 million के ऊपर? 540 कितनी आ रही है? नहीं, 540 तो नहीं आ रही होगी, जल्दी बताएं जल्दी। 510। अच्छा, जरा ये ब्लैक लिस्टेड वाला भी बता दें। फिर क्यों नहीं मिलेगा भाई इनपुट? ये नई चीज कहाँ से आ गई? तो ये ईश्वर, ये माइनस ही तो हो रहा है, ये क्या हो रहा है? ये ब्लैक लिस्टेड माइनस ही तो कर रहे हैं हम। 200,000 का बताएं टोटल। जितने सप्लाई है बेटा, ये गुड्स प्लेज जो आपके पास से ये सप्लाई है, इनपुट कहाँ से आएगा? इस पे तो आउटपुट आना चाहिए। $85,000, अब जरा यहाँ पे बताएं। भाई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स कैसे बेच सकते हैं आप? प्रॉपर्टी बिकती है ना, तो प्रॉपर्टी अगर बिकती है तो वो गुड्स के अंदर ही फॉल कर जाएगी, तो उसका वही ट्रीटमेंट होगा जो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ठीक
ठीक है, ज़रा टोटल बताएं। नहीं, अनरजिस्टर्ड में से ये माइनस कर दिया 1 लाख, 550 माइनस 100,000 इंटू 17, यही आ रहा है। भाई ये चेक कर लें यार, ये क्या है, 76,500। क्या बात है, क्या बात है भाई, मासूम जहरा को जो है वो ये समझ नहीं आ रहा कि ये कॉटेज माइनस भी हो रहा है, ये ऐड भी हो रहा है, ये क्या मजाक हो रहा है ये, कि माइनस भी कर रहे हैं ऐड भी कर रहे हैं। भाई देखें, ये कहना ये चाह रहा है कि अनरजिस्टर्ड के अंदर जो है वो 100,000 ऑलरेडी इंक्लूडेड है कॉटेज का, ठीक है, जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं किया, तो मैंने वही ट्रीटमेंट कर दिया कि इसको इसको जैसा उसने कहा। लेकिन फिर हमने कहा कि भाई ये एग्जाम थोड़ी है, ये तो अलग से आपके पास 100,000 के ऊपर लगेगा भी, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको टैक्स चार्ज करवा दिया। 442,000। जितेश पहले क्वेश्चन देख लें, ऐसा ना हो कि हमने क्वेश्चन में कोई काम किया हुआ हो और आप फिर भी ना देखने की वजह से बार बार सवाल जो है वो पूछ रहे हो, ठीक है। अभी आपने इससे पहले भी ऐसे ये क्वेश्चन पूछा, सर दूसरा आप जो पूछ रहे हैं वो ये रहा। पहले क्वेश्चन तो पढ़े, आंसर देखें हमने क्या किया है, ठीक है, उसके बाद फिर, या तो लेट ज्वाइन किया आपने। अच्छा अजहर, देखिए ऑफिस इक्विपमेंट पे इसलिए नहीं मिल रहा, अगर आप वहाँ जाएंगे ना इनपुट टैक्स नॉट अलाउड की लिस्ट के ऊपर, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑफिस इक्विपमेंट के ऊपर इनपुट टैक्स अलाउ नहीं होता, ठीक है। एनीवेज, अच्छा अब आ जाएं जरा अपोर्शनमेंट के ऊपर। अब हमने कहा भाई अपोर्शनमेंट कैसे करें, टैक्सेबल और आपके पास जीरो रेटेड सप्लाई है ना, एग्जाम तो है ही नहीं, तो ये 100,000 है जीरो रेटेड। टैक्सेबल कितनी है, जरा जल्दी से बताएं। ठीक है, ये है 2.6 मिलियन, तो टोटल आपके पास हो गया 2.7 मिलियन। ठीक है, आपके पास टोटल इनपुट है कितना, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना था ये, 85,000, और इनपुट टैक्स ऑन अदर्स 331,500। जरा अपोर्शन करें जल्दी से, क्या आ रहा है। रोहित गलत आ रहा है, अगर आपका ये आ रहा है तो गलत आ रहा है, फिर से कंप्यूट करें। 81,852, 319,222, और नीचे वाला भाई 3,148 और 12,278, ठीक है। अच्छा ये आपके पास एडजस्टेबल है और ये आपके पास रिफंडेबल, ऐसे ही है। अब आ जाते हैं ज़रा हम अपनी मेन वर्किंग के ऊपर। आउटपुट टैक्स फ्रॉम वर्किंग नंबर 2 कितना आ रहा है, 442,000। अच्छा जी, इसमें से आपने लेस कर देना है क्या चीज़, इनपुट टैक्स। आएगा कैसे, कैसे क्लेम करेंगे, एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट, ठीक है। एक्चुअल कितना है आपके पास, 319,222 प्लस 1,10,000, तो ये टोटल कितना हो गया, 429,500।
222 और 90% ऑफ आउटपुट कितना है? 397,800 विच एवर इज लोअर। तो 397,800 की आपको एडजस्टमेंट मिल गई। डिफरेंशियल कितना आ रहा है? 81। अच्छा, कितना आ रहा है? 442। ठीक है। अच्छा, अब इसमें से आप क्या लेस कर दें? आप लेस कर दें इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, वो कितना आ रहा है? कितना है? 37,652। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? अब आप ऐड कर दें इसमें फर्दर टैक्स। ठीक है। अच्छा, फर्दर टैक्स किस पे लगेगा? आपके पास दो अनरजिस्टर्ड पर्सन है ना, एक तो कॉटेज है और एक दूसरा है। एक है कॉटेज जिसकी सप्लाईज हैं 1 लाख इंटू 3%, और दूसरे हैं अदर्स। अदर्स कितना है? 450,000 इंटू 3%। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 3,000, और दूसरा कितना है? 13,500। तो टोटल फर्दर टैक्स कितना हो गया? भाई जब खुबैब अलग अलग डिस्क्रिप्शन लिखी है तो अलग अलग करने में कोई इशू है क्या? जाहिर है अमाउंट तो एक ही आएगा, 16,500। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल बताएं। सेल्स टैक्स रिफंडेबल का अमाउंट कितना आ रहा है? 21,152। ठीक है, ये तो इसकी वजह से आ रहा है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें अलग से बता दूं, सेल्स टैक्स रिफंडेबल जीरो रेटेड सप्लाईज की वजह से कितना आ रहा है, और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड कितना आ रहा है, तो ज़रा यहाँ से देख लेते हैं इन दोनों का सम कितना है। 15,426। ठीक है, और कैरी फॉरवर्ड कैसे पता चला आपको? हमने कहा भाई इन दोनों का डिफरेंस देख लें, क्योंकि ये ज़्यादा था ये कम अलाउ हुआ, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? 31,422। ये आपको कैरी फॉरवर्ड अलाउ हो जाएगा। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? चलें, आप जल्दी से पिक्चर ले लें फिर हम आगे बढ़ें। कैरी फॉरवर्ड कैसे आया? कैरी फॉरवर्ड आया 90% ऑफ आउटपुट और एक्चुअल का डिफरेंस।
इनपुट टैक्स के एक्चुअल में क्या प्लस हो रहा है? अच्छा, देखिए इनपुट टैक्स के एक्चुअल के अंदर ये 1,10,000 है जो यहाँ से आया। चलिए भाई ज़रा क्विकली जो है वो इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करें और फिर हम डिस्कस करते हैं। कौन सी अटेम्प्ट है? तो ये सितंबर 2015 है आपके सामने। जी जी, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। एनीवेज अब स्टार्ट करते हैं हम। Rehber is registered under Sales Tax Act 1990 and is engaged in the business and manufacture of and supply of specialized equipment. Following information has been extracted from his records for the month of August 2015. अच्छा, अब टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स रजिस्टर्ड, सही है। तो हमने कहा ये सिंपली आपकी जो रजिस्टर्ड है, और फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अनरजिस्टर्ड। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाईज क्या होती हैं भाई? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को सप्लाईज क्या होती हैं? एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो आपके पास जितना भी अमाउंट है, कितना अमाउंट है? 3.78। ठीक है। अच्छा जी, फिर परचेजेस रॉ मटेरियल फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री और फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड पर्सन्स। ठीक है, फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री आपके पास, तो हमने कहा कॉटेज के केस में आपको परचेजेस फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्रीज आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा आपके पास? कुछ भी नहीं आएगा। और जो रजिस्टर्ड पर्सन से आपने परचेजेस किए हैं वो कितनी की हैं? 25.8 मिलियन इंटू 17%। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कि एग्जाम्प्ट है? ठीक है, अभी तो बताया था कॉटेज से परचेजेस एग्जाम्प्ट होती है। चलें 550 कर दें इसको, एग्जाम्प्ट है। हॉस्पिटल्स है ना, मेडिकल आपकी जो इक्विपमेंट्स हैं और वो सारी चीज़ें हैं, सप्लाईज टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर एग्जाम फ्रॉम टैक्स, अगर आप शेड्यूल में देखेंगे।
नहीं, ये क्या बात हुई कि फिर तो कोई गवर्नमेंट को सप्लाई नहीं करेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई। अच्छा जी, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन इज ऑल्सो अवेलेबल, परचेजेस फ्रॉम लोकल रजिस्टर्ड पर्सन। देखिए अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी इनपुट जैसी इन्फॉर्मेशन रिपीट होगी। मटीरियल्स वर्थ रुपीज 1.6 मिलियन अगेंस्ट विच अ डिस्क्रिपेंसी हैज़ बीन इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट। ठीक है। देखिए अभी यहाँ जो मैं बता रहा हूँ उस पर प्लीज़ फोकस करें। आप आगे पीछे जाएंगे तो मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा। ठीक है, इधर 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 पहले आ जाएं। बाकी जो भी क्वेश्चन जो वो बाद में, पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। मटीरियल्स वर्थ रुपीज 1.6 मिलियन अगेंस्ट विच अ डिस्क्रिपेंसी हैज बीन इंडिकेटेड बाय द क्रेस्ट। हमने कहा भाई ये आपकी परचेजेस जो है वो इंक्लूडेड है ऊपर, और ये डिस्क्रिपेंसी आ गई तो ये क्या हो जाएगा? इनपुट टैक्स नॉट अलाउड। Raw materials of rupees 2 million purchased from AB Enterprises on 2nd August 2015. The payment was made on the same day by the pay order. On 15th August 2015, AB informed Enterprises informed Rabber that with effect from 1st August 2015, their registration has been suspended by the Commissioner Inland Revenue. जितना इनपुट मिलना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? सारा का सारा रिवर्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आपकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी गई है। Wires and cables of rupees 500,000 and electrical and sanitary fittings of rupees 900,000. These items were used in the renovation of a factory building. ठीक है, तो अगेन हमने कहा कि भाई वायर्स एंड केबल्स ऑफ 500,000, इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ 900,000। आपकी जो भी ये जो फैक्ट्री बिल्डिंग के अंदर यूज होती हैं चीज़ें, ये क्या हो जाती हैं? ये आपको अलाउड नहीं होती। तो ठीक है, तो अब हम क्या करें? हम जो है वो इसको एज इट इज इसी तरह से कि पहले 1.6 मिलियन, ठीक है, क्रेस्ट के अंदर आपके पास डिस्क्रिपेंसी आ गई 1.6 मिलियन इंटू 17%। ठीक है, इसी तरह से आप सस्पेंशन की वजह से अगर हम देखें तो 2 मिलियन इंटू 17%। ठीक है, वायर्स की वजह से अगर हम देखें तो आपके पास 500,000 इंटू 17%, और इलेक्ट्रिकल की वजह से अगर हम देखें तो 900,000 इंटू 17%। ठीक है। An electronic cash registered was purchased from High Tech Limited at rupees 250,000। अगेन हमने कहा फिक्स एसेट है, तो आपके पास ये अलग से आप इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर आप दिखा दें कितने का है? 250,000 इंटू 17%। On 18th August 2015, Reber acquired a machine on operating lease from Aroma Limited. The total lease rentals payable over the lease term of the 2 years are rupees 3.5 million. The fair value at the inception of the lease amounted to rupees 3.1 million. ठीक है, अब क्या करें इस पे? इसने जो है वो मशीन ली है ऑपरेटिंग लीज पे अरोमा लिमिटेड से। ठीक है, टोटल लीज रेंटल पेबल्स कितने? 3.5 मिलियन, और इंसेप्शन पे वैल्यू कितनी? 3.1 मिलियन। क्या करें इसका? अजहर क्यों कह रहे हैं आप? नो क्यों कह रहे हैं आप? वाई नो? बताएं भाई दानियाल। नहीं, ये आंसर नहीं है। और कोई आंसर? देखें, ऑपरेटिंग कोई भी चीज़ सेल्स टैक्स में सेल्स टैक्स चार्ज होने के लिए ज़रूरी है कि वो पहले क्या हो? वो सप्लाई हो। ठीक है, वेरी गुड शाकिब। ठीक है, ये आपके पास जो है वो सप्लाई होना ज़रूरी है। तो ऑपरेटिंग लीज लीज रेंटल्स की बात जब आप कर रहे हैं तो उस केस में आपने सप्लाई कहाँ की है? तो जब सप्लाई नहीं की है तो ये तो रेंट पे लिया हुआ एक चीज़ है ना, तो वो सप्लाई नहीं हुई। जब सप्लाई नहीं हुई तो उसका सेल्स टैक्स से भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। ऑन 28 अगस्त रेबर पेड सेल्स टैक्स ऑफ 170,000 इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर आपने सेल्स टैक्स पे किया है 170,000 का, तो ये स्ट्रेट अवे क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वर्थ रुपीज 375,000 वर यूज फॉर इंटरनल टेस्टिंग पर्पसेस इन R&D डिपार्टमेंट। जी।
टैक्स वाला लीज को मानता ही नहीं है, चाहे फाइनेंस हो चाहे ऑपरेटिंग हो। Own manufactured equipment worth rupees 375,000 was used for internal testing purposes in R&D department। आपको याद होगा कि सप्लाई के अंदर जो है वो एक 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 चीज सी के अगर आप फॉर एग्जांपल, ठीक है, बिजनेस यूज, प्राइवेट यूज और जो है वो नॉन बिजनेस यूज फॉर द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी अदर देन दोज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। याद आ रही है ये बात? ठीक है, सप्लाई के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भाई अगर आप जो है वो फॉर एग्जांपल फाइनल सप्लाई आपकी एग्जाम्प्ट है तो इंटरनल टैक्सेबल, और अगर आपकी फाइनल टैक्सेबल है तो इंटरनल एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ट्रीट कर लेते हैं कि ये जो है वो फाइनल सप्लाई टैक्सेबल के लिए यूज हो रहा है, तो इंटरनल टेस्टिंग क्या हो जाएगी, इंटरनल टेस्टिंग फिर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कितना है आपके पास, 375,000। सब मेरे साथ हैं? ठीक है, ओन मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट वाज यूज्ड फॉर इंटरनल टेस्टिंग, यानी खुद बनाए और खुद यूज किए। जब खुद बनाए खुद यूज किए तो ये सप्लाई मानूं या नहीं मानूं, तो मैंने कहा भाई मैं ये अज्यूम कर लेता हूं कि फाइनल मेरी टैक्सेबल थी, तो इंटरनल सप्लाई क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा जी, फिर Rehber made free replacement of faulty parts on request from 3 of his customers. These parts were covered under the warranty, had a market value of rupees 175,000। अगेन हमने कहा भाई वारंटी क्या सप्लाई होती है? वारंटी तो सप्लाई नहीं होती, नॉट अ सप्लाई। ठीक है, एग्जाम्प्ट नहीं, सप्लाई नहीं होती, तो बात ही खत्म हो गई फिर। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया। अब जरा जल्दी जल्दी मुझे अमाउंट बताते जाएं कि कितनी अमाउंट्स आ रही है। इधर कितनी आ रही है? 4386000। ठीक है, फिर नीचे 1.6 मिलियन पे 272,000। फिर नीचे ठीक है, फिर टोटल कितना हो गया भाई? 3536,000। ये कितना आ रहा है? सही, गलत कंप्यूट किया। अच्छा जी, ये कितना आ रहा है? 3.4 मिलियन। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट क्या हो गया आपके पास, टोटल आ गया 3.4 मिलियन। अच्छा, अब ज़रा हम आ जाते हैं अपोर्शनमेंट के ऊपर। तो आपके पास टैक्सेबल सप्लाई है और एग्जेम्प्ट है। ठीक है, टैक्सेबल तो आपके पास सामने ही आ रहा है, 20 मिलियन है, और एग्जेम्प्ट कितनी है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, तो दोनों का सम कितना बन रहा है, 4155,000। तो ये टोटल कितना हो गया आपके पास, 24,155,000। ठीक है, तो इनपुट कितना आ रहा है, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी
और इनपुट टैक्स ऑन अदर्स। प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कितना है 42,500 और अदर्स के अंदर कितना है 3706,000। ठीक है, ज़रा पोर्शन करके बताएं कितना आ रहा है। $35,189। ठीक है, 7311 ये वाला बताएं। कितना आ रहा है जल्दी बताएं। 637484। $30,68516। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये जो है वो आपके पास एडजस्ट और ये क्या हो जाएगा लैप्स। अब आ जाए ज़रा मेन वर्किंग के ऊपर। तो हमने भाई मेन वर्किंग के अंदर आपका आउटपुट टैक्स फ्रॉम वर्किंग नंबर 2। ठीक है, कितना आ रहा है 3.4 मिलियन। अब इसमें से लेस कर दें आप इनपुट टैक्स ऑन एक्चुअल और 90% ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो एक्चुअल आपके पास कितना है सॉरी 3068,516 3068,516 और आपके पास कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं आ रहा और 90% कितना है 3060,000 तो विच एवर इज लोअर। तो हमने कहा ये आपके पास 3060,000। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 340,000। अच्छा जी, अब इसमें से लेस कर दें आप इनपुट टैक्स ऑन प्लांट एंड मशीनरी। वो कितना था। ठीक है, वर्किंग नंबर 3 से आ रहा था कितना है 35,189। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 304,811। ठीक है जी। अच्छा, अब क्या करें, अब आप इसमें ऐड कर दें फर्दर टैक्स। ठीक है, तो फर्दर टैक्स आपके पास यहाँ पे कोई अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स को सप्लाईज है ही नहीं, ऐसा ही है। ऐसा ही है ना भाई, या कोई है देख लें भाई। देखिए, अगर सप्लाईज एग्जेम्प्ट हैं तो फिर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा ना, लेकिन अगर सप्लाईज भी टैक्सेबल हैं और जो है वो अनरजिस्टर्ड भी है तो फिर ज़ाहिर टैक्स चार्ज होगा फर्दर टैक्स। ठीक है, तो आपके पास फर्दर टैक्स नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 304,811 ये क्या आ गया सेल्स टैक्स पेबल। क्या करें हसन अनवर, इलेक्ट्रिक रजिस्टर लिख दिया, क्या करूं। कुछ आगे सवाल भी तो लिखे हैं इसमें। अच्छा भाई, सेल्स टैक्स रिफंडेबल का अमाउंट है W3
से आ रहा है, कितना अमाउंट आ रहा है भाई? आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि आपके पास, ठीक है, और इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड कितना है? तो हमने कहा वो सिंपल है, वो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो कितना आ जाएगा? 8516। 8516। हाँ, हमने प्रेजेंटेशन के लिए दोनों रिफंडेबल को सेपरेट दिखाया था वहाँ पे। ऑपरेटिंग लीज के अंदर ऐसे ट्रांसफर नहीं होता, इस वजह से सप्लाई नहीं हुई। सप्लाई नहीं हुई तो सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। जल्दी से ज़रा इसकी पिक्चर ले लें और फिर हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करेंगे। खुबैब, मैंने इसका आंसर दे दिया बेटा। एक ही एक सवाल आप इतनी दफ़ा पूछ रहे हैं, मैं फिर बता देता हूँ। अभी मैंने जवाब दिया कि अगर आपकी सप्लाई टैक्सेबल होगी तो उस केस के अंदर आपका फर्दर टैक्स आता है। अगर एग्जेम्प्ट सप्लाईज हैं तो चाहे अनरजिस्टर्ड हो तो फिर उसमें फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता, क्योंकि आपकी सप्लाईज ही एग्जेम्प्ट है। चले, यहाँ पे हम क्लास को ऑफ करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।